नमस्कार, मैं हूं सीनियर पत्रकार के अत्री। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं महिला विंग बीजेपी डिस्ट्रिक्ट रोपड़ की अध्यक्ष श्रीमती मोनिका कक्कड़। नमस्कार। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कुछ बताएं, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, कहाँ आपकी पैदाइश हुई? मेरी पैदाइश हुई, मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट पटियाला से जी। वहाँ बादसो नाम का कस्बा है जी। वहाँ से हूँ मैं। वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहीं पे मेरी शिक्षा हुई। 10वीं तक मैंने वहीं स्कूल में पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने +2 थी वो जो प्राइवेट की, क्योंकि हमारे ज़माने में ऐसा था कि जहाँ से हूँ 76 का मेरा बर्थ है जी। हमारे कॉलेज बहुत दूर दूर पढ़ते थे। 10वीं तक का ही स्कूल था। स्कूल में गई, 12वीं फिर मैंने प्राइवेट की। उसके बाद मैंने अपनी BA की शिक्षा वो भी मैंने प्राइवेट की। उसके पेपर जो मैं देने जाती थी वो मैं पटियाला में जाती थी, महिंद्रा कॉलेज में। वहाँ इस तरह मैंने अपनी शिक्षा कंप्लीट की। और उसके बाद हमारे टाइम में होती थी एक ज्ञानी पंजाबी हाँ। वो मैंने पास आउट की। अच्छा, फिर पंजाबी टीचर के लिए ट्राई नहीं किया आपने? वो ज्ञानी करते करते ही मेरी शादी हो गई थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने वो सारे एग्जाम अपनी शादी के बाद दिए। 96 में हुई थी मेरी शादी। 96 के बाद मैंने वो सारे एग्जाम दिए। इसलिए टीचर के लिए ट्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि बस उसके बाद ही घर के कामों में जहाँ ऐसे ही बिजी रहे बस। मोनिका जी, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि आप राजनीति में कैसे आई? क्या आपके मायके में आपके कोई पारिवारिक मेंबर राजनीति में इन्वॉल्व था? मायके में तो कोई नहीं था राजनीति में। बस ऐसा था कि मेरे जीजा जी थे बड़े, हरीश कपूर जी, वो जब इस दुनिया में अब नहीं है, वो थे कांग्रेस में। वो कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता थे। वो जब भी आके बातें करते थे तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने ससुराल में आई तो मेरे हस्बैंड श्री रम्मी कक्कड़ जी वो राजनीति में शादी से पहले से थे। वो 35 साल के करीब राजनीति में है। उनसे बातें सुनने को मिलती थी। धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते, उस परिवार में रहते रहते, हस्बैंड के साथ साथ ही मेरा लगाव हुआ राजनीति में। और उन्होंने ही मुझे पुश ऑन किया कि राजनीति में मैं जाऊं। मेरी जिस पोजीशन पे आज हूँ उसके पीछे पूरा मैं श्रेय उसका अपने हस्बैंड को देती हूँ। जैसा कि आपने कहा, आपके मायके परिवार में आपके जीजा थे जो राजनीति में थे, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो आपने बीजेपी को क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से मैं शुरू से प्रभावित थी। मेरे जीजा जी कांग्रेस में थे जरूर, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि ये पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ कुछ। वो ऐसे थे कि वो हर एक को अपनी सोच में रहने का, अपनी सोच से सोचने का मौका देते थे। बाकी जब 96 में मेरी शादी हुई तो मैंने अपने पति के साथ उनको काम करते देखा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और उनके काम करने का तरीका, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे देश के अच्छे काम, वो सब मेरी निगाह में आए। उससे प्रभावित होकर मैंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। राजनीति में आने के बाद क्या आपका परिवार डिस्टर्ब महसूस करता है या खुशी महसूस करता है? राजनीति में आने के लिए सबसे बड़ा योगदान मेरे परिवार का ही है, मेरे पति का और मेरे बेटे का। वो भी मेरा पूरा साथ देता है। और उसके साथ साथ आदरणीय श्री योगेश राज सूद जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे यहाँ रोपड़ जिले के पहले जिला प्रधान भी रहे। उनको भी मैं इस बात के लिए प्रशंसा उनकी भी करूंगी। उनके लिए भी मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूंगी कि उनका भी मेरी इस राजनीति जिंदगी में मुझे लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। राजनीति की वजह से आपका कोई जो निजी कार्य है, निजी कारोबार है, वो तो डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर वाले हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरी सपोर्ट करते हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं, घर का भी बाहर का भी। हमेशा वो मेरे साथ चलते हैं और मेरे साथ हमेशा देते हैं। राजनीति के अतिरिक्त आपका समाज के प्रति कुछ दायित्व है, क्या आप उस दायित्व को
अच्छी तरह निभा पाती हैं? राजनीति के अलावा सामाजिक कार्यों में भी मैं हमेशा काम करती रहती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरी बहनों की बहुत सी ऐसे तकलीफें हैं जो हमेशा मेरे पास अपनी तकलीफें लेकर आती हैं। आज नहीं, वो बहुत सालों से आ रही हैं। जितना ज्यादा हो सके मैं उनको करती हूँ कि इनकी तकलीफें दूर हो, मैं इनका हर काम करवा सकूं। जी। और सामाजिक कार्यों के साथ साथ, लोक सेवा के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितना मैं अपना योगदान दे सकूं मैं जरूर देती हूँ। जैसे आप धार्मिक कार्यों में भी, धार्मिक गतिविधियों में भी सम्मिलित हैं, तो धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने के वजह से क्या आपको राजनीति में कोई फायदा हो रहा है? उसकी वजह से आपके साथ और महिलाएं और लोग जुड़ रहे हैं? वैसे तो मैं अपने धार्मिक कार्यों में कभी भी अपनी राजनीति को नहीं लाती हूँ, क्योंकि मैं धर्म और राजनीति को हमेशा अलग अलग रखती हूँ। मैं अपने धार्मिक कार्यक्रम में किसी में भी ये नहीं बोलती हूँ कि मैं महिला मोर्चे की जिला प्रधान हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि धर्म हमारे सनातन के साथ जुड़ा है, उसको हमेशा हम राजनीति से अलग रखते हैं। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारी जगह ऐसी है कि यहाँ इसका प्रभाव चला जाता है, क्योंकि धार्मिक कार्यों में जब हम पहुंचते हैं, कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो हमें वहां पे सम्मानित किया जाता है। तो कुछ बातें जितनी जरूरी हो उतनी मैं धार्मिक कार्यक्रमों में राजनीति से जुड़ी जरूर बोलती हूँ और उनको बताती भी हूँ, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू धर्म के लिए और सभी धर्मों के लिए बढ़ चढ़कर काम करती है। और सिख धर्म के लिए भी उसने इतने काम अब किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने काम किए हैं, मेरे हिसाब से आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए होंगे। सबसे जरूरी था कि उन्होंने करतारपुर लांगा खोला, जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। और दूसरा, उन्होंने अफगानिस्तान में जो सिख थे, हमारे सिख भाई वहां पर फंस चुके थे, वहां से उनको वापस बुलाया, उनको फिर यहाँ पे लाके नागरिकता भी दी, जो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते थे और कोई भी नहीं कर सकता था। अगर आप ये कहती हैं कि मोदी जी ने सभी धर्मों के लिए, सभी मजहबों के लिए बहुत कुछ किया, ख़ुसूसियन आपने सिख कौम का जिक्र किया है कि उनके लिए भी बहुत कुछ किया। करतारपुर जो पाकिस्तान में है, वो सिखों के लिए गुरुद्वारा के दर्शन खोल दिए, लेकिन सिख कौम क्या मोदी जी की शुक्रगुजार है? ऐसा आपको लगता है? जिन सिख संगठनों से मैं मिली हूँ, सभी ने मोदी जी का धन्यवाद किया और सभी ने उनके किए हुए कार्यक्रमों की शलाघा भी की। जैसे अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, वो भी पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ये साहिबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस का नाम दिया जाए। ये भी मोदी जी ने ही किया। सारे सिख संगठन ऐसे नहीं हैं कि वो मोदी जी की विरोधता करते हैं। कुछ शरारती अंसर हैं जो हमारे माहौल को खराब करना चाहते हैं, जिसमें हम सब रल मिल के लगे हुए हैं और हम ये सब नहीं होने देंगे। लेकिन जो सिख धर्म को प्यार करने वाले लोग हैं, वो हमेशा मोदी जी के साथ हैं और उनकी हमेशा प्रशंसा भी करते हैं। आपका कहने का अभिप्राय है कि जो खालिस सिख हैं, जो गुरुओं की बानी पे चलने वाले हैं, वो सिख मोदी जी के शुक्रगुजार हैं जी। और चंद लोग जिनको आपने शरारती लोगों की संज्ञा दी है, वो उनसे खुश नहीं है। जी, ऐसा ही समझ सकते हो आप। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यही रहा। क्या अगले इलेक्शन 2024 में मोदी सरकार बनेगी? मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की 2024 में संपूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और पूरी एनडीए इसके लिए पूरे देश में काम कर रही है और हम संपूर्ण बहुमत से जीत के आएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटें हम अपने पंजाब प्रांत से भी जीत कर मोदी जी की झोली में डालेंगे। आपने कहा 2024 में संपूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार आएगी। देश में लोगों का ये भी मानना है कि अगर मोदी जी की जगह योगी जी पीएम हो जाएं तो देश में कुछ और सुधार हो सकता है। आप इससे कितना सहमत हैं? आदरणीय योगी जी की अपनी शख्सियत है, वो हमारे यूपी प्रांत को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। अभी यूपी प्रांत को योगी जी की जरूरत है, क्योंकि वहां जो गुंडा राज फैला हुआ था वो अब खत्म हो गया है। और आदरणीय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी उनको देश को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है,
क्योंकि वो हमारे देश को विदेशों तक लेकर गए हैं। जहां भी हमारे मोदी जी जाते हैं तो एक ही नारा होता है, चाहे वे कोई वहां स्वदेशी रह रहा है, चाहे कोई वहां वो इंडियन रह रहा है, चाहे कोई उस देश का रह रहा है, सबकी ये कामना होती है कि हम एक बार मोदी जी को झलक भर देख ले। क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश को इस स्तर पर पहुंचा दिया है कि जहां पर हम ना कभी सोच सकते थे, ना कभी हम जाने की सोच सकते थे। दूसरी बात, हमारी हिंदी भाषा वो सारे देशों में, पूरे संसार में फैल चुकी है। जहां भी जाते हैं हमारे पीएम मोदी, वो हिंदी में ही भाषण देते हैं। इसलिए हमारी हिंदी भाषा और हमारी संस्कृति को वहां तक वो ले गए हैं जहां तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और हमारे देश को अब ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी हम तो ऐसा चाहेंगे कि जितना टाइम हो सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहें, क्योंकि हमारे भारत देश को इन्होंने ऊपर के पायदान पर लाके खड़ा कर दिया है। उनकी सफल सोच हमें वहां तक ले गई है और उनकी सफल नीति हमें वहां तक पहुंचने में कामयाबी मिली है। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के लिए इतना ज्यादा अग्रेसिव हैं, वो महिलाओं के लिए इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो चाहते हैं कि कोई भी महिला हो वो हमारे साथ बराबर आके खड़ी हो। उन्होंने महिलाओं को संपूर्ण हक दिए हैं। उनकी कैबिनेट में इतनी महिलाएं, जितनी महिलाएं आज हैं उतनी कभी भी किसी कैबिनेट में नहीं हुई है। बहुत अच्छा। पूरे पंजाब में, पूरे देश में जितने जितने स्टेट के प्रधान महिलाएं हैं, वैसे ही उन्होंने महिला विंग को भी पूरी जान से खड़ा किया है, जो मोदी जी के आने से पहले नहीं था। मोदी जी के आने से पहले महिलाएं घर से निकलने के लिए भी डरती थी, लेकिन अब महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं। और उन राजनीतिक कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के मेरे भाई इतना सपोर्ट करते हैं, वो इतना उनके साथ मिलकर चलते हैं कि वो उनकी रक्षा खुद उनके आसपास घेरा बनाकर करते हैं। क्योंकि अभी अभी प्रोटेस्ट हुआ है आम आदमी पार्टी के खिलाफ 9 तारीख को, उसमें मैंने खुद जाकर देखा कि बैरिगेटर तक भी हमारे भाई घेरा बनाकर हमें वहां बैरिगेटर तक लेकर गए, ताकि महिलाओं की संख्या भी दिख सके, महिलाओं भी प्रोटेस्ट में पूरी तरह से शामिल हो सके। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो 9 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ आम आदमी के खिलाफ, तो उसका नतीजा क्या है? ये आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी अंधी गूंगी बोली हो चुकी है ना कि इनको कुछ दिखता ही नहीं है। जितना असंतुलन पंजाब में फैल चुका है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, अकाली दल की सरकार भी रही, जिसके साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी का अलायंस था, वो अब तो चलो टूट चुका है, लेकिन तब कभी भी ये नहीं हुआ। ये इस सरकार ने आके तो इस हमारे पंजाब को नशे में भी डुबो दिया है। और वहां पर अब गैंगस्टरों का इतना राज हो गया है कि कोई चले जाते को ही गोली मार जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। ये भी नहीं पता होता कि इस बंदे का कसूर क्या है। अब थोड़े दिनों की बात है कि 2 भाई सब्जी बेचते थे बेचारे, किसी का उस सब्जी की पैसों के लिए ही झगड़ा हो गया और आधे घंटे के बाद वो दोनों को ही लेकर आया, कोई रिवॉल्वर लेके आया, कि दोनों को वहीं के वहीं ढेर कर गया जी। और उसके घर वालों की हालत जो थी वो ऐसी थी कि उनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं रहा था, बुजुर्ग रह गए थे। और कानून व्यवस्था तो कहीं दिखती ही नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, खत्म हो चुकी है। पंजाब प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। तो क्या आप सोचते हैं ये जो पार्टी आम आदमी इस टाइम यहाँ राज्य कर रही है, इसमें कुछ सुधार लाएगी? क्या गैंगस्टर जो रोज गैंगवार हो रही है, लोग बाग मर रहे हैं, कहीं कत्ल हो रहा है, कहीं गोली चल रही है, क्या इसको रोकने में समर्थ हो पाएगी आम आदमी सरकार भगवंत मान की? मुझे तो नहीं लगता कि भगवंत मान की सरकार कभी भी इसमें कामयाब हो पाएगी, क्योंकि ये सरकार जो है वो कार्य तो कर ही नहीं रही है। सब पासे से ये सरकार एक फेलर साबित हुई है, किसी भी सिस्टम में वो आगे नहीं है। जैसे अब अगर लुभावने वादों की तरफ हम जाए तो उन्होंने औरतों से वादा किया था कि 1000 रुपया हर महीने जी, लेकिन उसका कोई नामो निशान भी नहीं दिखता है। मैंने सुना है वो अगले महीने अप्रैल में बैसाखी पे देंगे 1000 रुपया।
वो कहते तो सर बहुत कुछ है, लेकिन बात ये है कि कथनी और करनी में फर्क है। और जब उनसे एक बार सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमने ये नहीं बोला था कि 1 साल में देंगे या 2 साल में देंगे, हमने पूरे 5 साल का वादा किया था। नहीं, वादा तो उन्होंने वो बुढ़ापा पेंशन वालों से भी किया है कि उनको 2500 दिया जाएगा 1500 की जगह। लेकिन बुढ़ापा पेंशन का तो ऐसा सिस्टम है कि जो आ रही थी वो भी बंद हो चुकी है। हमारे बुजुर्ग वो बैंकों में चक्कर मार रहे हैं, ये बोल रहे हैं 15 दिन तक आएगी, 20 दिन तक आएगी, महीने तक आएगी। मोनिका जी का कहना है कि पंजाब सरकार, भगवंत मान सरकार जो ये बदअमनी पंजाब में फैली हुई है उसको रोकने में असमर्थ रहेंगी और असमर्थ रही हैं। बुढ़ापा पेंशन और औरतों को 1 महीने में 1000 रुपया, मसलन 18 साल से लेकर 80 साल तक की औरतों को जो वादा किया था 1000 रुपये महीने देने का, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। मोनिका जी, आपसे अगला सवाल है कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार हिंदुइज्म का नारा लगा रही है, हिंदुस्तान को राम राज्य का राज्य बनाने का दावा कर रही है और उन्होंने इस संदर्भ में राम मंदिर को भी बनाना शुरू कर दिया है। आप इस बारे में क्या बोलेंगी? सालों से फाइलों में बंद पड़ा राम मंदिर का मुद्दा, अब वो राम मंदिर अपने लक्ष्य की ओर विशाल राम मंदिर बनके तैयार होने वाला है, जिसको हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही सफल किया। हम उनके इस बात के लिए उनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हर हिंदू की आस्था हमारे भगवान राम से जुड़ी है। हर हिंदू हमेशा यही चाहता था कि राम जी का भव्य मंदिर तैयार हो। जय श्री राम। जहां उनको एक कोठरी में बंद करके रखा हुआ था, वहां उनकी एक छोटी सी कोठरी में राम मंदिर की मूर्ति रखी गई थी, वहां उनकी पूजा हुआ करती थी। लेकिन अब मोदी जी के प्रयास की वजह से विशाल राम मंदिर भव्य बनके तैयार हो रहा है, जिसको जगह जगह से, बहुत दूर दूर से, जिसके लिए राम मंदिर के लिए, राम जी की मूर्ति के लिए, सीता जी के लिए भव्य शिलाएं लाई गई हैं, जिनसे बनकर राम जी की मूर्ति तैयार होगी। और एक ये बड़ी अनोखी बात है कि सिर्फ एक ही शिला से एक मूर्ति बनेगी, अलग अलग शिलाओं को जोड़कर मूर्तियां नहीं बनाई जाएंगी, ताकि हमारे हिंदुओं के आस्था का ध्यान भी उसमें रखा जा रहा है। और राम मंदिर ही नहीं, जो हमारे मथुरा में भी जो कुछ चल रहा है, काशी जी, हरिद्वार, सब जगह को इतना विशाल बनाया जाएगा कि आगे की जो रणनीति है अब वो मथुरा में जाके होगी। वृंदावन को स्वच्छ किया जाएगा। सब तरफ मोदी जी पूरे सभी धर्मों को साथ में लेकर सभी धर्मों के लिए कार्य करते हैं। और जो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए ही हमारे मोदी जी आगे हैं। उन्होंने ही आगे हिंदुत्व को जगाया। जो हिंदू सोया पड़ा था, आज वो हिंदू जाग चुका है। वही हिंदुत्व को अब आगे लेके चल रहा है। बाकी सारे धर्मों को भी हिंदुओं के साथ साथ मोदी जी साथ साथ चलाते हैं। उन्होंने जितने कार्य हिंदू धर्म के लिए किए हैं, मुसलमानों के लिए भी वैसे ही कार्य करते हैं। जैसे मुसलमान औरतों का जो बहुत बड़ा मुद्दा था, तलाक का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा उन्होंने खत्म किया, जिससे मेरी मुसलमान बहनें इतनी खुश हैं कि जब मैं उनसे मिली हूँ, वो तो मेरे को ऐसे मेरे हाथ लेकर वो चूम रही थी कि दीदी आपके ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं कि जिन्होंने हमारे जो अंदर, घरों के अंदर जो हमारा शोषण होता था, उस शोषण को मोदी जी ने खत्म किया है। मैं आपको बीच में काटूंगा। जो हिंदुइज्म की बात आपने की है, क्या पंजाब में हिंदू सुरक्षित है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं है। बाकी कुछ बात ऐसी है कि हिंदुओं को खुद भी जागना चाहिए। यही सब मत सोचो कि जो कुछ करेगी सरकार करेगी, हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। हमारी खुद की सहायता खुद इंसान को करनी चाहिए। ये जागने से आपका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय ऐसा है कि जैसे किसी एक बंदे के साथ, किसी एक हिंदू भाई के साथ गलत होता है तो 10 खड़े होकर देखते हैं जी। ये सब हिंदू धर्म में ही है। ये नहीं है कि उसकी 10 लोग जो हैं उसकी आके मदद करें, आप 1 से 10 बन जाते हो। तो ये तमाशबीनी कब तक चलेगी?
कब तक होंगे? हिंदू जो एक मतलब एक झंडे के नीचे कब इकट्ठे होंगे? हम सब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने पत्रकार भाइयों से, खास करके आपसे, जैसे आप सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगी कि आप भी इस काम में हमारी सहायता करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस बात को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सके कि हिंदू ही हिंदू का साथ देगा। जय श्री राम। जय बहुत श्री राम। बढ़िया। जैसे आप महिला विंग की, महिला मंडल के जिला अध्यक्ष बीजेपी है, क्या आप बताएंगी कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं और कौन कौन सी योजनाएं उनको लाभान्वित कर रही हैं? मोदी सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई गई हैं। जैसे जीरो से लेकर जब से बच्ची पैदा होती है तब से मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना उसे शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो जब एक मेरी बहन की वो जन्म देती है बच्चे को, उसके लिए भी उसको पैसे मिलते हैं। खास के उसको तब वो पैसे ज्यादा मिलते हैं जब एक लड़की का जन्म होता है जी। और उसके साथ साथ उज्ज्वला योजना, जो हमारी एक कामयाब जो योजना चल रही है, जिससे हमारी बहनों को धुएं से निजात मिली। नहीं तो ऐसा था कि धुएं में चूल्हे पे काम कर करके बहुत सी हमारी बहनें ऐसी थी ग्रामीण क्षेत्रों में कि जहाँ पे ये चीज पहुंची ही नहीं थी, गैस हमारा पहुंचा ही नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने उज्ज्वला योजना पर ज्यादा काम किया है। बहुत अच्छा। वहां पे हमने घर घर जाकर लोगों के फार्म भरे और उनको सिलेंडरों का वितरण किया। और उसके अलावा समृद्धि योजना जी, वो भी बहुत कामयाबी से चल रही है। ये समृद्धि योजना में क्या है? समृद्धि योजना में ऐसा है कि आप अपनी बेटी के नाम 200 या 250 रुपया पर साल का जमा कर सकते हो। उसके लिए आपको 9% के आसपास उस पे ब्याज मिलता है जी। और वो आप इसका ये फायदा सबसे बड़ा है कि आप खुद उस पैसे को नहीं निकाल सकते हो जी। 18 साल के बाद ही वो लड़की ही आपकी उस पैसे को निकाल सकती है, जब बालिग हो गई हो, जब वो बालिग हो जाएगी। उसके लिए चाहे तो आप उस पैसे को उसकी उच्च शिक्षा में लगा दो, चाहे उसकी शादी में लगा दो। तो जब 18 साल बाद मैच्योर हो गई हो, पैसे जमा हुए, कितने होंगे वो? 250 रुपए के हिसाब से उसके साथ 18 साल तक आप, खैर मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया है, मैं माफी चाहूंगी। चलो, सरकार भी देती है उसमें? सरकार उसमें 9% का इंटरेस्ट देती है आपको जी। कम से कम उसमें 250 है। अब ज्यादा से ज्यादा उसमें जितने भी आपके पास हो, आप वो साल का 250 है, अब जितने भी आप चाहो वो उसमें डाल सकते हो। मतलब मूल राशि पे 9% ब्याज है? हाँ जी, मूल राशि पे 9% ब्याज मिलता है। और उसके लिए घर घर जाकर और भी बहुत सारे, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जी, ये हमारी मोदी सरकार ने चला रखे हैं। उसमें हमारी महिलाओं को ही हमने ये कार्य दे रखा है जी। हमारी महिलाएं ही जाकर, उसके लिए महिलाओं को हम वो कुछ भत्ता भी हम देते हैं कि हम फ्री में उनसे ये काम नहीं करवाते हैं जी। तो वो घर घर जाकर, गांव गांव में जाकर, ये कार्य हमने ज्यादातर गांव के लिए चलाया है। वहां पर जाकर वो छोटे छोटे ग्रुप बनाती हैं। उन ग्रुपों को हम छोटी सी, मैं तो छोटी सी ही कहूंगी कि छोटी सी राशि हम लोग देते हैं। जब वो ग्रुप कवर हो जाता है, 5 लोगों का, 10 लोगों का हम समूह बनाते हैं, उसमें हम 10,000, 20,000 जैसी उनकी जरूरत होती है, जितना ग्रुप उतने पैसे हम उनको वो देते हैं, जिसके लिए वो अपनी घर की छोटी छोटी जरूरतें, जैसे किसी के पास फीस नहीं है, किसी के घर में राशन नहीं है, वो रल मिलके वो अपनी जरूरतें पूरी करती हैं। ये सम्मान भत्ता है? ये सम्मान नहीं, ये हम उनको एक कर्जे के रूप में देते हैं। लोन देते हैं, लेकिन उसका ये है कि हम उस पर इंटरेस्ट कुछ नहीं लेते हैं। उसके लिए हमको उनको टाइम पीरियड देते हैं। हाँ, उसकी वापसी जरूरी है। उसकी वापसी जरूरी है। उसके बाद हम आपको उसके लिए टाइम पीरियड देते हैं कि आपका ये ग्रुप इतने टाइम में हमें ये पैसे वापस करेगा और उसके बाद हम उसको उससे बड़ा भी कर देते हैं। और एक हमने मुद्रा योजना का जो लोन चलाया है, वो भी 50,000 तक जो हम देते हैं, वो हम बिना ब्याज के देते हैं, जिसके लिए आप अपना खुद का कार्य खोल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं,
घरेलू कार्य भी कर लो, चाहे आप छोटा मोटा कोई बुटीक है वो खोल लो, या हाँ, कुछ वो घरेलू में आ गया ना, 50,000 में क्या करेंगे आप? 50,000 में, हाँ छोटे कार्यों के लिए हाँ। 50,000 में बिना ब्याज तक है। जी उसके बाद ये हम 10 लाख तक मुद्रा योजना का लोन है जो 10 लाख तक चलता है, जी 50 से 10 लाख तक भी आपको कोई ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए, जी हम वो ऐसे ही दे देते हैं मुद्रा योजना के लिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के अंतर्गत है। बहुत अच्छा। मैं आज हमारे सीनियर पत्रकार श्री के अत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया, और मुझे बहुत से मेरे बचपन से लेके आज तक सारे उन विषयों की याद दिलाई जो शायद मैं पीछे छूट चुकी थी। आपके सामने मेरा राजनीतिक जीवन रखने के लिए श्री के अत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। सो दर्शकों, नाजरीन, हाजरीन, हमारे चाहने वालों, ये थी श्रीमती मोनिका कक्कड़, अध्यक्ष जिला रोपड़, पंजाब, भारतीय जनता पार्टी। आपने उनके विचार सुने। हम मोनिका जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, वो हमारे स्टूडियो में आई, हमें वक्त दिया, आपको बहुत पुख्ता जानकारी दी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।